नमस्कार। मैं विजय शर्मा यूट्यूब चैनल पॉजिटिव ड्रीम्स विजय शर्मा से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। कई दिनों से एक ही चर्चा चल रही है तनाव पे। ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है, बहुत कोशिश करता हूँ समाप्त करने की, पर यह तनाव की तरह बढ़ता ही जा रहा है। कुछ कहता हूँ, लोग फ़ोन पे फिर पूछ लेते हैं, फिर मुझे आगे बढ़ना पड़ता है। दोस्तों, जब हम धरती पे आए हैं तो हम सबको कुछ ना कुछ तो फेस करना ही पड़ेगा। समस्याएं सबके लिए बराबर हैं, हालात सबके लिए बराबर हैं, परंतु उनको देखने का नजरिया ही हमें तनाव रहित और तनाव ग्रसित करता है। हमारा जो एटीट्यूड है, मैं एग्जाम्पल ज़्यादा इसलिए देता हूँ कि कहीं ना कहीं एग्जाम्पल आदमी को सूट कर जाती हैं और विजुलाइज कर लेता है उन चीज़ों को। जो चीज़ें विजुलाइज हो जाती हैं वो चीज़ें अपनी हो जाती हैं, उन पे काम करना शुरू कर देता है। एक बार एक बुजुर्ग आदमी गांव के बस अड्डे पर अपने पोते के साथ बैठा हुआ था। गांव में 3 बार बस आती थी, सुबह, दोपहर और शाम। दोपहर को एक आदमी उतरा तो उसने पूछा, बाबा इस गांव का नाम क्या है? उसने कहा, ये है गांव का नाम। बोला, आपने किसके घर जाना है? गांव का रिवाज है, कोई पूछता से पूछे किसके घर जाना है। उन्होंने, मैंने जाना कहीं नहीं बाबा, मेरा तो इस बैंक यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है, एक छोटा सा बैंक इस गांव में मेरा ट्रांसफ़र हुआ है। यहाँ के लोग कैसे? मैं तो पूछने के लिए आऊँ यहाँ के लोग कैसे हैं। तो उसने कहा, बेटा यहाँ से तू आया है, वहाँ के लोग कैसे? बोला, वहाँ के लोग तो बहुत शरारती, बहुत ही नालायक हैं। बोला, कैसे? बोला, कभी तो मेरे स्कूटर की हवा निकाल देते हैं, कपड़े सूखने डालता हूँ उसमें मिट्टी डाल देते हैं बच्चे, रात को शोर मचाते रहते हैं। मैं वहाँ बहुत दुखी हूँ। बोला, यहाँ और भी दुखी होगा, यहाँ के लोग बहुत बुरे हैं, चोर चक्के सारे यहाँ पर हैं, यहाँ आराम से रह ही नहीं सकता, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े कातिल लगते हैं। वो आदमी चला गया। शाम को वही दादा और पोता बैठे हुए थे, एक आदमी और उतरा बस से। उसने कहा, बाबा मेरा इस गांव में ट्रांसफ़र हुआ है, यहाँ के लोग कैसे हैं? उसने, यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे। तुम्हारे गांव के लोग कैसे? यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ तेरा? मैं उस बाबा ने पूछा कि यहाँ से तेरा ट्रांसफ़र हो रहा है, वहाँ के लोग कैसे हैं? तो उसने कहा, वहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं। मैं अकेला रहता हूँ, पड़ोस में माता है, वो मेरा खाना बना देती है, मुझे बनाने ही नहीं देती, मेरे कपड़े धुलवा देती है। मैं वहाँ बहुत सुखी हूँ, और वहाँ के लोग मैं ही खुद रो रहा हूँ वहाँ से ट्रांसफ़र करवा के। इसलिए मेरा उस गांव को छोड़ने का मन नहीं है। बोला, यहाँ के लोग तो और भी अच्छे हैं, उससे ज़्यादा अच्छे हैं, तुम्हारा ट्रांसफ़र होने नहीं देंगे। जब वो चला गया तो बच्चे आमतौर पर सच्चे होते हैं। बच्चे बचपन में झूठ बोलना नहीं आता, बड़े होके सीखते हैं। उसने, बाबा तुम तो झूठे हो। एक आदमी को कहा गांव बहुत अच्छा है, एक को कहा बहुत बुरा है, असली क्या है? बोला, बेटा बात यह है कि उसका जैसा एटीट्यूड होगा उसको गांव वैसा ही नजर आएगा। गांव अच्छे बुरे नहीं होते, अच्छा बुरा हमारे अंदर होता है। घटनाएं दुर्घटनाएं सबके साथ एक सी होती हैं, परंतु हमारा उनको लेने का नजरिया अलग अलग होता है। हमारा एटीट्यूड है वही हमें उस समाज को, उसी शहर को, उसी गांव को वैसा ही नजर आता है जैसा हमारा नजरिया होता है। इसलिए हमें अपने एटीट्यूड पे ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरों को दोष निकालने चाहिए। यदि हम दोष निकालना शुरू कर देंगे तो आप यकीन मानिए हम तनाव में आ जाएंगे। एक बहुत बड़ा तनाव है, क्योंकि बातें लगातार रिपीट होती रहती हैं। कई बार तो लोग रियल स्ट्रेस में आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या, ज्यादातर आत्महत्याएं इसीलिए होती हैं। और जब आत्महत्या का विचार मन में किसी के में आए, मैंने आत्महत्या का पहला लेक्चर करनाल जेल में दिया था, क्योंकि वहां आत्महत्या लगातार हो रही थी। पर थैंक्स गॉड, परमात्मा की कृपा से उसके बाद वहां आत्महत्या नहीं हुई। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरे कारण नहीं हुई, बाकी हाँ
वहाँ जितने कैदी हैं वो एक दूसरे को समझाते हैं आत्महत्या की ज़रूरत नहीं है, खुश रहो। तो वहाँ से जो बरी होके उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आपके बाद एक हमारी व्यवस्था चल पड़ी है कि वहाँ हम जो कहते हैं एक दूसरे को कहते हैं चिंता वाली कोई बात नहीं, यहाँ तो हम आराम से रह रहे हैं, कोई बिजली का बिल नहीं देना, कोई राशन का बिल नहीं देना, कोई बच्चों की स्कूल फीस नहीं देनी, अरे आराम से बैठे हो। बोला हमने एक रिवाज सा बना लिया है। बोला कोई आत्महत्या के बारे में सोचता ही नहीं है। जब आत्महत्या का विचार आए तो एक बात ज़रूर कहिए कि आप इस शरीर के मालिक नहीं जो आप इसे ख़त्म कर सकते हैं। आप आत्माएं हैं, कुछ देर के लिए इस शरीर को धारण करने के लिए आई हैं। जिस तरह कोई मकान किराए पे लेता है तो उसको मकान को तोड़ने का हक नहीं मिल जाता, रहने का हक होता है। रहने का हक है, रहो इस शरीर के अंदर, परंतु इसे खत्म करने का प्रयास मत करो। ये तो एक मनोवैज्ञानिक बात है। पर अगर आप धर्म पे आते हो, अध्यात्म पे आते हो, तो भी जो आदमी अकारण असमय शरीर छोड़ देता है उसकी आत्मा बहुत देर तक नहीं, तब तक भटकती है जब तक उसका शरीर आयु लेके आया था। जितनी उम्र थी उसकी उतनी देर तक आत्मा भटक गई। उससे पहले आत्मा को शरीर नहीं मिलेगा। ये बड़े बड़े जो अपना अध्यात्म के ज्ञाता है उनसे पूछ लेना। उसको शरीर कहते ना भूत प्रेत हैं, ये भूत प्रेत हैं सारे के सारे, पर तो किसी को कुछ कहते नहीं है। उसके बाद ये इसके नाम पे दुकानदारी जरूर हो रही है कि सब भूत ने पकड़ लिया है। भूत किसी को नहीं पकड़ते, भूतों की तो अपनी ही होनी है, उसी में रहते हो। इसलिए मैंने एक दिन महात्मा से पूछा, त्रिदंडी जी महाराज है, मैंने कहा महाराज अगर कोई भूत बन जाए उसके तो बड़े मजे आ गए, उसे कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, कोई फीस नहीं भरनी, कुछ भी तो नहीं करना, और यहाँ से मर्जी उठा के खा ले। तो महाराज पहले मुस्कुराए, बोले जी आपको पता नहीं ना इसलिए आपने कहा है। जो प्रेत होता है उसका गंध पर ही अधिकार होता, गंदगी पर अधिकार होता, और कोई चीज उठा के खा नहीं सकता। बड़े ज्ञानी आदमी थे वो, उनका भूत प्रेत तो गंदी का और कुछ नहीं खा सकता। इसलिए माय डियर, कभी आपके विचार आए मन में आत्महत्या का, तो ये बातें याद कर लेना कि आप आत्माएं हैं, कुछ देर के लिए धरती पर आए हैं। तनाव में ऐसी गलती मत कर लेना कि उसका जिसका रीपेमेंट नहीं होगी। आपने आत्महत्या कर ली सो कर ली, उसके बाद कुछ नहीं होगा। आप अभी एक मेरा जानकार का थोड़ी देर पहले फोन आया था, वो भी आत्महत्या करने का सोच रहा था कि मैं आत्महत्या कर लूं। तो फिर मैंने उससे पूछा, भाई तू तो आत्महत्या कर ही लेगा, तू मेरे से आज 800 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, जब तू मुझसे पूछ रहा है मैं आत्महत्या करने जा रहा था इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये बता तेरी 2 लड़कियां हैं उनका क्या होगा, तेरी बीवी है उसका क्या होगा, तेरी माँ का क्या होगा, और तेरे भाई का क्या होगा। बोले ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मैंने इसीलिए तो आत्महत्या कर रहा। जब भी आत्महत्या का विचार आए तो जो आप पे डिपेंड हैं उनके बारे में जरूर सोचिए, फिर आत्महत्या कभी नहीं कर पाएंगे। आत्महत्या तभी आदमी करता है जब अपने आप को सेल्फिश महसूस करता है कि मैं ही हूं, इसके अलावा मेरा कोई दीन दुनिया में है नहीं। अभी एक बहन का फोन आया था कुछ दिन पहले कि भाई साहब आपने कहा था जेल से छूटने के बाद तो मानसिक तौर पे आज़ाद हो जाओगे। मैं आज भी कहता हूँ, ये जेल का जो बनाया गया है ना, प्रावधान इसलिए बनाया गया है कि आदमी जब जेल से बाहर आता है ना तो अपने आप को ये मान के आता है कि तू पाप से मुक्त होगा। जो तूने पाप किया था ना, मैं सब कैदियों के बारे में तो नहीं जानता हूँ, ज्यादातर कैदियों ने गुनाह और पाप किए होते हैं, कुछ निर्दोष भी अंदर हो जाते हैं, ये भी मैं जानता हूँ, कुछ बेगुनाह भी सजा पा जाते हैं, परंतु ज्यादातर गुनाहगारी सजा पाते हैं। तो जब बोली मैं जब बाहर आई, उस बहन ने कहा कि बाहर आके समाज में काफ़ी मुझे कुछ फेस करना पड़ा। सब पूछते हैं क्या जेल काट के आई, तो मैं कभी चुप होती, कभी सबसे पहली बात जब जेल से बाहर आओ तो कहो हाँ मैं जेल गया था। शर्माओ मत, घबराओ मत, रियलिटी को फेस करो। गया था जेल, दुनिया जाती जेल, मैं भी चला गया था, क्या हो चला गया, फेस द रियलिटी। दूसरी बात
अपनी इम्पोर्टेंस को समझो। आप एक इम्पोर्टेंट है। याद रखो कि जेल में आपके अधिकार कम थे, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी, रहने में कोई दिक्कत नहीं थी, बट आप जेल से बाहर नहीं आ सकते थे क्योंकि बाहर ताला लगा हो, चौकीदार खड़े थे, संतरी खड़े थे। आप उस समय को ये मान के चलिए कि हमने जीवन में दोबारा नहीं जीना, एक बार हो गया सो हो गया, दोबारा नहीं। अपनी इम्पोर्टेंस को समझिए। यदि अब कोई आदमी कह देगा अरे सजा एक बार काट, एक बार और सही, कुछ कहते हैं फिर काट आऊंगा, पर सजा सजा ही होती है। इतना सा जीवन मिला, इतना सजा में काट दे, बाकी आपके बचा क्या। अपनी इम्पोर्टेंस को समझिए, अपनी आज़ादी को समझिए। तीसरा, लोगों के उकसावे में मत आइए। लोग कहते हैं तू तो सब कुछ जानता है, तेरी तो जेल में मौत थी, तेरी तो पुलिस में भी जानकारी है, जजों से भी जानकारी है, कोई किसी का काम नहीं आता। सजा आप ही को काटनी है। इसलिए माय डियर, जब भी कोई उकसाता है, कुछ पैसे, ये पैसे ले ले, ये काम कर दे। आजकल भाड़े का काम शुरू हो गया है, पैसे दे के आदमी मार देते हैं, मरवा देते हैं लोग और मार देते हैं लोग। प्रोफेशनल किलर्स हो गए शुरू। इसलिए उनके बहकावे मत आइए। वे एक बार जेल काटा है, दोबारा फिर हम करेंगे, ऐसा नहीं करना। व्यापार करो, बाहर आके जरूर करो, पर बगैर लालच के व्यापार नहीं होता। पर अति लालच नुकसानदेह है। लालच करो, उसके बगैर व्यापार ही नहीं चलेगा। पर अति जो है ना, एक अपना रास्ता, मिडिल रास्ता अपनाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसे उस कैदी को जानता हूं जिसने 4 कत्ल किए थे, मथुरा जिले में था। बाद में उसने किराने की दुकान खोली मेरे कहने पर, और उसकी दुकान बहुत चलती थी। उसके बाद जिया वो 5-4 साल ही, 6 साल, पर दुकान उसकी बहुत चलती थी। वो कहता था, लोग कहते हाँ भाई मैं सजा काट के आया हूँ, मैं अब फारिग होके आया हूँ, तो दुकानदारी करता था। ये मत सोचो लोग नफरत हम अपने आप से करते हैं, लोग नहीं तुमसे करते। हम अपने जेल का दाग दूग कुछ नहीं लगता, ये तो हम नहा धो के हैं। जिस तरह मिट्टी में सन जाने के बाद आदमी नहा लेता है तो पवित्र हो जाता है, इसी तरह जो सजा काट के आता है वो पवित्र हो जाता है। उससे ना समाज कहता है कुछ, ना उसकी आत्मा ही कहती है कुछ। इसलिए माय डियर, जो सजा काट है वो दिमाग में ये ना रखें कि हम व्यापार नहीं, हम व्यापार कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। माफ करना सीखें। ये काफी टेढ़ा काम है जो मैं आपको कह रहा हूं, ये बड़ा सख्त काम है। किसी को माफ करना कोई आसान काम नहीं है, ये बड़ा भारी काम है। परंतु फिर भी जब परमात्मा कृपा करते हैं तो आदमी किसी को माफ कर देता है। दूसरे गुनाहों को माफ कर दीजिए, क्योंकि इससे आपका अपना नुकसान होता है, दिमागी तौर पर आपका नुकसान होता है। परंतु उस निकम्मे को माफ मत करना जो दगाबाज हो, जो धोखेबाज हो, जो बेईमान हो, उसे दूरी बना के रखो, क्योंकि वो किसी भी तरह कभी भी तुम्हारे काम नहीं आ सकता, वो किसी के काम का नहीं है। उससे दूरी पे रहना, परंतु माफ जरूर कर दो। जो आदमी माफ करता, माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है। माफी मांगने वाले से माफी मांगने वाला बड़ा होता है। कभी भी कोई चोर चुका माफी मांग लेता तो माफ कर देना और फासला बना के रखना, क्योंकि उसकी आदतें कहीं आपको ना लग जाए। आखिर में अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करो। यदि परमात्मा ने तुम्हें ताकत दे दी है तो आप उसका सही इस्तेमाल करें। यदि आपने सही इस्तेमाल करोगे, जैसे आप देखा ना, कई बॉडी बिल्डर होते हैं, बॉक्सर बन जाते हैं, और नहीं तो होटल के बाहर ही बाउंसर बन जाते हैं। सही इस्तेमाल करो। ये नहीं कि ताकत मिल गई है तो मारना पीटना शुरू करो। दोस्तों, एक बात करनी मैं भूल गया बीच में। जापान में जो सरकारी कार्यक्रम में नृत्य पेश करती है उसे गीशा कहते हैं। अभी जो मैं कह रहा हूं, माफ कर दो या दिमाग से निकाल दो, कई बार हमारी नफरत इतनी ज़्यादा हो जाती है हम उसे निकाल नहीं पाते, उसके कारण हम दुखी रहते हैं। जो दुखी आदमी ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकता। मैं आप सब बातें इसलिए बता रहा हूं कि आप तरक्की करो। अगर तरक्की आपने नहीं की तो कहीं ना कहीं मैं दोषी हूं, क्योंकि मैं जानता हूं
मैं आपसे तरक्की करवा सकता हूँ, और आपने नहीं की तो समझो मेरे में कहीं ना कहीं दोष है, मैं उतना बढ़िया आपको नहीं बता पाया। तो नर्तकी गीशा, वह एक छोटी सी नदी थी जो बरसाती नदी थी, उसमें पानी बहुत तेजी से बहता है। हमारे हिंदुस्तान में वैसी पहाड़ी नदियां हैं जिन्हें पानी बहुत तेजी से बहता है, तो उसमें स्लिप होने का डर रहता है। पानी उसमें 2-2 फुट 1.5-1.5 फुट होता है, परंतु बहाव बहुत तेज होता है, बहुत तेज बहता है। तो वो नर्तकी पैर रख रही थी, पीछे मुड़ जाती थी कि बह न जाऊं, क्योंकि वो नर्तकी थी तो जाहिर है पतली स्लिम होगी, उसका वजन भी कम होगा। पैर करती फिर पीछे कर लेती, आगे बढ़ाती, फिर उसे प्रोग्राम में जाना भी था। तो 2 संत जा रहे थे, बौद्ध भिक्षु जा रहे थे, एक बुजुर्ग था एक यंग था। तो बुजुर्ग ने कहा, आओ बेटा मैं तुम्हें नदी पार करवाता हूँ। उसने, महाराज मैं बह जाऊंगी, पानी इतना तेज है। बोला अच्छा, वजन भी मेरा कम है। उसने अच्छा चल, उसने उठाया और उसको ऐसे कंधे पे डाल ली, पतली सी बच्ची थी, डाल लिए कंधे पे। अब साहब जो जवान था संत, वो अब बड़ा दुख से तिल मिला रहा था कि ये बाबा कर क्या रहा है। उसने लड़की को उतारा, दरिया नदी पार करके, और फिर चल दिए। शाम को जब एक मठ में पहुंचे, तो वहां जब खाना लगा उनके लिए, तो वो छोटा संत खाना नहीं खा रहा। बोला भी खाना क्यों नहीं खा रहा, खाना खाओ। बोला तुम्हारा तो पेट भर गया होगा। बोला भी मेरा पेट तो, मैं तो खाना खाने लगा हूं, भरा कहाँ है। भरा नहीं, आपने नर्तकी को अपने कंधे पे उठा रखा था। मैं उठाता तो कोई बात भी नहीं थी, जवान था, तुम तो बुढ़े हो। अच्छा, उसने थाली पर करके बोला, अच्छा तो तुम अब भी उसे कंधे पे लादे फिर रहे हो, मैं तो वहीं उतार गया यार, मैं तो वहीं उसको छोड़ आया था। तो बेटा जब भी कोई बात ऐसी हो तो उस बात को वहीं छोड़ दो, ज्यादा लंबी मत खींचो, ज्यादा लंबी खींचोगे तो उसी तरह भूखे रहेंगे जैसे वो संतरा। इसलिए माय डियर, आप सब लोग तनाव से बचने के यही तरीके हैं। आप अपने आप को कभी ये मत करना कि भाई मेरी हालत बड़ी ख़राब है, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अच्छी खबरें सुनो। हम रिपीट बुरी खबरें ही करते हैं, हम अच्छी खबरें क्यों नहीं करें। हमारे साथ ये अच्छा होता, हमारे साथ ये अच्छा होता। फिलोसफर हुए प्लेटो, प्लेटो ने कहा था एक बार कि जब तक हम अपनी आत्मा का उपचार नहीं कर लेते, तब तक शारीरिक उपचार असंभव है। हमें अपनी आत्मा का उपचार पहले करना होगा, अपनी आत्मा को शुद्ध करना होगा, क्योंकि जो हम दिमाग में डालेंगे उसी तरह हमारी आत्मा काम करेगी। माय डियर, एक बात और याद रखना, शिकवा और शिकायत मत करना। शिकवा शिकायत करने वाले कभी सुखी नहीं रहते, हमेशा दुखी ही रहते हैं। रिश्तों का अर्थ होता है सिर्फ निभाना। यदि आप रिश्ते से ये उम्मीद करते हो कि जैसा तुम कर रहे मैं कर रहा हूं वैसा तुम करो, तो तुम अकेले रह जाओगे। हर आदमी का स्वभाव अलग अलग है, हर आदमी की सोच अलग अलग है। आप लोगों को एक बात याद रखनी चाहिए, दुनिया में कुछ मुफ्त नहीं मिलता, आपको पेमेंट करनी पड़ती है। यदि आप मुस्कुराहट चाहते हैं तो मुस्कुराइए, खुशी चाहते हैं तो खुशी दीजिए, और यदि आप किसी को गम दोगे तो परमात्मा भी गम देगा। एक बार एक राजा बड़ा परेशान था, वो ये पूछ रहा था, उसने बड़े सियाने सियाने आदमी बुलाए कि ये बताओ भाई अमीर बनने का तरीका कौन सा है। वो बेचारा बड़े बड़े सियाने आदमी, किसी ने एक किताब लिख दी, किसी ने 2 किताबें लिख दी कामयाबी के ये तरीके कामयाब। उसने, यार किताब बड़ी है, तुम इसको छोटी समरी बना के लाओ। उसके बाद एक आदमी आया, उसने छोटी किताब दे दी। बोला इतनी भी नहीं पढ़ी जाएगी, अब तो लोग पढ़ लेते हैं ना मोटिवेशन बुक्स, तब तो लोग पढ़ते ही नहीं, अनपढ़ थे। फिर उसने कहा जी क्या करें। फिर समय दिया, 2 महीने बाद फिर आदमी आया, और आकर उसने ये कहा कि मैं महाराज लिख लाया हूँ। बोला क्या लिख लाए हो। बोला मैं ये लिख के लाया हूँ कि कामयाबी का एक पेज पे लिखा हो एक ही तरीका है। बोला क्या।
कि दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी। माय डियर, तनाव से ऊपर उठना है तो आपको तनाव के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। सिर्फ तरक्की के बारे में सोचो, कामयाबी के बारे में सोचो, और मेरी शुभकामनाएं आपके लिए हैं। अब इसके बाद तीसरे तनाव पे कल बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।